गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग आज शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट क्या है, और इसके बारे में तो लोअर क्लासेस से भी आपको पढ़ाया जाता रहा है। लोअर क्लासेस में जैसे कि 9th क्लास में आइए तो वहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया गया होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में उसका हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 तरह के उसके फिजिकल स्टेट्स हैं। उसके बारे में थोड़ी बहुत बात आप जानते हैं। फिर 10th क्लास में आइए तो बहुत सारे ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं। यहाँ जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो स्पेशली एक चैप्टर दिया गया सॉलिड स्टेट को, और इस चैप्टर में बहुत सारी बेसिक बातें हैं, बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं सॉलिड के बारे में, और सॉलिड पर दिन रात रिसर्च होता है। सॉलिड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, ऐसा नहीं कि एकदम से आप अननोन है सॉलिड से, सॉलिड को एकदम से नहीं जानते हैं। सॉलिड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके दिमाग में है, और उन्हीं जानकारियों को थोड़ा सा और हवा देना है, थोड़ा सा और उसमें मिर्च मसाला लगाना है। लेकिन थोड़ा सा उसको नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे कि सॉलिड के बारे में बहुत कुछ जानना है। इसमें सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉलिड के जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है, सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें डिफेक्ट, कोई परफेक्ट सॉलिड होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। और एक अथाह समंदर जैसा सॉलिड है। लेकिन उसी में से कुछ बेसिक बातें हैं हम लोग छांट कर अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है कहा जाता है, वैसे जनरल कंसेप्ट है, ये समझा जाता है, ये माना जाता है, शुरू से मानते आए हैं लोग कि सॉलिड स्टेट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर तो सॉलिड स्टेट से ज़्यादा मज़ेदार कोई टॉपिक नहीं है। जो कंसेप्चुअल होता है, जो समझने वाला होता है, उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई टॉपिक नहीं होता, उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई सब्जेक्ट नहीं, उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई पेपर नहीं। तो इसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी चाहिए। तो हम लोग जब सॉलिड पढ़ते हैं तो बस बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, और जब शुरू में समझ में आने लगता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगी आप सब कुछ समझने लगेंगे। सॉलिड पढ़ने का कुछ मकसद है, वो मैं समझा दूं आपको कि आज दिन रात रिसर्च हो रहे हैं, नए नए तरह के सॉलिड्स डिज़ाइन किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं। उन सॉलिड का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये समझना चाहिए। तो एक सबसे जो कॉमन इम्पोर्टेंस लगता है, जो सबको समझ में आने वाला है, वो ये है कि सॉलिड जब अंदर जाएंगे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जब इंटर करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इस चैप्टर में सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। तो उसके बहुत सारे लैटिस के अरेंजमेंट, बहुत सारे सॉलिड के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम बहुत सारे ऐसे डिवाइस डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हड्डी टूट जाता है तो वहाँ एक रॉड लगाया जाता है, रॉड नहीं कहते, प्लेट लगाया जाता है, तो वो किस सॉलिड का होगा, किस सब्सटेंस का होगा, क्योंकि अंदर लगाने से वो कार्सिनोजेनिक नहीं होना चाहिए, उसमें रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए, वो रिएक्ट ना करे, वो इंटरेक्ट ना करे ब्लड से। बहुत सारी बातें हैं जो देखनी होती हैं। या उससे भी अलग हटिए तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड में कंडक्टर की। तो जहाँ पावर हाउस है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर स्टेशन पे, वहाँ से बहुत बड़े बड़े केबल्स जो है आते हैं पावर हाउस में। हमारे 1,05,000 वोल्ट करेंट आता है, फिर उसको घटा के 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको घटा के 440 या 220 वोल्ट हम लोग को सप्लाई होता है। कुल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सॉलिड है, बहुत सारे सॉलिड जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं, उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में हम क्या मॉडिफिकेशन करें
ताकि उनका रेसिस्टेंस कम हो जाए, जीरो ही हो जाए, तो वो सॉलिड सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं और इसीलिए हम एक ऐसे सॉलिड की तलाश में हैं जो हमारे ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएँ। और उसके लिए जो पहला कदम हमारा होगा वो सॉलिड को जानना, सॉलिड को पहचानना, सॉलिड से कैसे रूबरू हों। तो सॉलिड का अगर बेसिक बात हम समझेंगे तभी तो हम उस पर कुछ सोच पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, और इसीलिए यह चैप्टर इतना अहमियत रखता है और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये। थोड़ा सा कहा कि क्यूरियोसिटी आप में होगी, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो इस चैप्टर में आप मास्टर हो जाएंगे। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये। तो हम लोग सॉलिड को शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट जो 12th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। और इसी को पहले सॉलिड को इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉलिड के बारे में कुछ मोटी मोटा तौर पे बातें जानते हैं, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलेंगे, फिर उसमें डिफेक्ट ढूंढेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। बहुत तरह की बातें हम लोग इसमें करेंगे। एक लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चलेगा ये चैप्टर। तो हम लोग सॉलिड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ये सबसे पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड से बहुत पहले से जान पहचान है आप लोगों की। सॉलिड किसको कहते हैं? तो सॉलिड में कहा जाता है कि इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जिसका आकार और आयतन कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, वो कहलाता है सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। दे आर रिजिड एंड हार्ड। वे बहुत कड़े होते हैं और ठोस होते हैं, एकदम इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कहा जाता है दे आर इनकम्प्रेसिबल, वे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दैट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, cannot be compressed on applying high pressure। अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो ऐसा करके हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका शेप भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, उस पर प्रेशर का असर नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है सॉलिड के बारे में। सॉलिड जो है सॉलिड बना होगा, सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, etc। और उनको कहा जाता है the constituents of solid, constituents of solid, उनको सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स की पैकिंग बड़ी क्लोज होती है, सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स की बड़ी क्लोज पैकिंग होती है और ये इतने करीब होते हैं, इतने क्लोज्ड होते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम बच जाता है। ये जो पैकिंग हुई है कंस्टिट्यूएंट्स की, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द क्लोज पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स की एकदम से क्लोज पैकिंग हुई है। और इसमें ये जो खाली जगह बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस
या इंटरस्टिशियल वॉइड, ये इनको कहा जाता है। तो सॉलिड के केस में कहा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बातें हुई। अब इसमें सॉलिड में चाहे जो भी बातें हो ले, जितने भी क्लोज पैकिंग आप कर लें, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस निश्चित रूप से होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचेगा ही बचेगा, इसको आप एकदम से जीरो नहीं कर सकते हैं, एकदम 100% इफिशिएंसी होती भी नहीं है, ये आगे चल के हम लोग समझेंगे भी। सॉलिड के बारे में कहा जाता है कि जब सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है तो इसमें एक इन टर्म आता है थर्मल एनर्जी, जिसमें इसका लिटरल मीनिंग हुआ एनर्जी ड्यू टू हीट। तो हीट का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और फाइनली वो टूट जाएगा, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ कहता है कि थर्मल एनर्जी इज द मिनिमम, इसका थर्मल एनर्जी बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द constituents इज सीज्ड। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो सीज हो जाता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं, केवल अपने मीन पोजीशन के आसपास वो वाइब्रेट कर सकते हैं। बट ओनली molecules can vibrate along their mean पोजीशन। इस बात को समझिए, कहता है कि अपने मीन पोजीशन के अलोंग वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे लिक्विड है ना, मूवमेंट होता है, फ्लूइडिटी होती है, वो सॉलिड में नहीं होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज हो जाते हैं, और इसीलिए और उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने मीन पोजीशन के आसपास केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। ये है सॉलिड की बात। सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होता ही है, तो बता ही दिया है आपको। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, और वो वाइब्रेशनल एनर्जी ये होता है 1/2 h-nu, जिसमें h हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी। न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। तो सॉलिड के बारे में इतनी सारी बात आपको समझाया कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड जो है अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब एक सॉलिड का हम पहचान
उसके मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं, उस सॉलिड को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से, वो इसका यह मतलब हुआ कि किसी दो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये समझना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखना चाहते हैं। सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करें? बहुत तरह के सॉलिड आपके सामने मिलते हैं, जैसे रबर भी एक सॉलिड है, प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, और लोहा भी एक सॉलिड है, कॉपर भी एक सॉलिड है, ये सब लकड़ी भी एक सॉलिड है। तो सॉलिड हमारे पास बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में है और सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। ग्लास भी एक सॉलिड है, क्वार्ट्ज भी एक सॉलिड है। तो सॉलिड बहुत तरह के, लेकिन हमको उसमें से क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेसिस हो सकता है। पहला कि सॉलिड जो है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट होता है, एकदम क्लोज पैकिंग होती है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम पहला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि उनके बीच वो उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, क्या है वो, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं सॉलिड के लिए। तो हम पहला क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड on the basis of arrangement of the constituents। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया। कंस्टिट्यूएंट्स वे चीज़ हैं, वे मॉलिक्यूल्स या आइटम्स या आयंस हैं जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है, उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स। तो उसके आधार पर ये सॉलिड दो तरह का होता है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक है एमॉर्फस सॉलिड। एक हुआ एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को दूसरे शब्दों में हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड आप बोलते हैं सिंपली सॉलिड, इसका मतलब आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड। ये देखने में तो लगेगा सॉलिड टाइप का, लेकिन ये सॉलिड है नहीं, ये स्यूडो सॉलिड कहलाता है। तो ये दो तरह के सॉलिड हुए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इन्हीं दोनों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को देखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड को खूब अच्छे से समझ लेना है। एक पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। और आप देखिए कि कुछ नई नई बातें आपके सामने आएंगी। जो बात आप देखते तो रोज़ हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो हम लोग उन सारी बातों पर अभी नज़र दौड़ाएंगे और आपको उसके बारे में कंसेप्ट डेवलप कराएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड, और ये दो तरह का सॉलिड हुआ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, दो तरह के सॉलिड की बात हम यहाँ करेंगे। और यहाँ मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों के बारे में डिटेल में जान भी जाएंगे और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा। तो एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहता है इट इज known as
true solid. If we simply say solid, it means crystalline solid. हम बोलते हैं सॉलिड, इसका मतलब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होता है थ्रू आउट द सॉलिड। पूरे सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स का एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो हम कहेंगे कि देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट of the constituents throughout the solid। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों के इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए, इस पर बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे। यहाँ कह सकते हैं कि इट इज नोन एज pseudo solid। इसको झूठा सॉलिड कहते हैं। देखने में लगेगा सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड के गुण उसमें होते नहीं हैं। देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट of the कंस्टिट्यूएंट्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, एकदम इरेगुलरिटी होती है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट होता भी है तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, थोड़े रेंज के लिए, मतलब थोड़ी दूर के लिए आपको अरेंजमेंट मिलेगा, उसके बाद फिर से इरेगुलरिटी आ जाएगी। इफ any regular arrangement is there, then it is for very short range। ये बड़ा ही शॉर्ट रेंज के लिए होगा, मतलब थोड़े समय के लिए आपको लगेगा रेगुलरिटी, उसके बाद से फिर से रेगुलरिटी डिसअपीयर हो जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइए, कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वे क्लीवेज प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसका मतलब समझाएंगे आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे शो द क्लीवेज प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ, इट मीन्स ऑन कटिंग दे प्रोड्यूस स्मूथ एज। समझाता हूं कि लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको 100 ब्लेड से काटिए और उसको छू के देखिए, जो सरफेस बनेगा एकदम चिकना बनेगा। इसको कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टीज का होना। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर क्लीवेज प्रॉपर्टीज नहीं होता है। दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टीज। इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इसका मतलब हुआ ऑन कटिंग दे प्रोड्यूस द रफ एज।
जब काटेंगे तो रफ एज मिलेगा। आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, जो शीशा होता है जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उस ग्लास का जो एज होता है, किनारा देखिएगा हमेशा खुरदुरा रहता है। उसको कितना भी मुश्किल से कितना भी आराम से काटिए, किसी भी चीज़ से काटिए, वो जो एज बनेगा, वो जो सरफेस बनेगा, वो हमेशा रुखरा होगा, रफ होगा। ये प्रॉपर्टीज है एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड को काटने पर कभी भी स्मूथ एज नहीं मिलेगा आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मीनिंग होता है, इट मीन्स entire solid melts at a particular temperature। किसी खास टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाते हैं, किसी खास टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाते हैं। पूरा का पूरा सॉलिड, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक हुई कि ये किसी खास टेम्परेचर पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। जैसे अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो 122 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप आधा केजी लेंगे तभी वो उतना ही पर मेल्ट करेगा, और 50 ग्राम लेंगे तभी वो उतना ही पर मेल्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सॉलिड किसी खास टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है। तो ये हुआ उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ कहता है कि एमॉर्फस solids have a range of melting point। range of melting point, उनका एक रेंज होता है। वो किसी खास टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेंगे, पहले वो सॉफ्ट होंगे, फिर मोल्ड होंगे, फिर मेल्ट करना शुरू करेंगे। तो इनका एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। इसमें एक बात और समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। इसका मीनिंग समझिए, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट in the different direction। डिफरेंट डायरेक्शन में उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो सपोज करो प्लस माइनस, यह एक सॉलिड है, तो मैंने एकदम रेगुलर अरेंजमेंट लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, चूँकि रेगुलर अरेंजमेंट लिख दिए हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम इसके इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस माइनस दोनों मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, इस डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो केवल माइनस मिलेगा, तो कुछ और होगा। इस डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो केवल प्लस मिलेगा, कुछ और होगा। मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और सेम होने का कारण भी है,
कि अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स का तो जिधर जाइए उधर इर्रेगुलरिटी, प्लस माइनस, ये तो मैंने क्रिस्टलाइन लिख दिया, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब है कि कोई इर्रेगुलरिटी नहीं है इसमें, कोई रेगुलरिटी इसमें नहीं है। तो कहीं भी जाएंगे हमको इर्रेगुलरिटी मिलेगा, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होंगे और इसलिए हम कहेंगे कि यह आइसोट्रोपिक होता है। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये जो वर्ड एमॉर्फस मैंने लिखा, एमॉर्फस, इसका अपना कुछ मीनिंग होता है, इसका कुछ लिटरल मीनिंग होता है। एमॉर्फस का लिटरल मीनिंग है नो फॉर्म। एमॉर्फस जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है नो फॉर्म, मतलब इसका कोई डेफिनिट फॉर्म नहीं होता है, वो कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो ये हुआ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कुछ मोटा तौर पे बातें। तो इसके एग्जाम्पल्स में आप समझ रहे हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सभी के सभी मेटल्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। और यहाँ हम लिख सकते हैं ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हुए। एमॉर्फस रबर जो है वो देखने में तो लगता है कि वो सॉलिड के जैसा है, लेकिन वो सॉलिड है नहीं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो सॉलिड से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो हम ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में आपको समझा रहे थे। अब उनके कुछ टाइप्स को हम लोग जाने, असल में होता क्या है। कहता है कि ये जो ग्लास है, ग्लास शीशा, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, और इस ग्लास को बहुत दिन तक जब छोड़ दिया जाता है तो खड़ा करके अगर ग्लास को छोड़ देते हैं तो नीचे बॉटम जो है वो मोटा हो जाता है और टॉप जो है वो पतला हो जाता है, थिनर हो जाता है, और बॉटम थिकर हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और फ्लो होना किसकी प्रॉपर्टीज है? लिक्विड की। इसलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है कि एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है। तो हम ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखा रहे हैं। ओल्ड विंडो ग्लास पैन, ओल्ड विंडो ग्लास पैन becomes thicker at the bottom and thinner at the top। ये ऑब्जर्वेशन है कि जो बहुत पुराना ग्लास पेन होता है, खिड़की में जो शीशा लगाते हैं, उस ग्लास पेन को देखिएगा तो बॉटम में वो मोटा हो जाता है और टॉप पे वो पतला हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि उसमें फ्लूइडिटी है। दिस शोज द फ्लूइडिटी इन ग्लास। निश्चित रूप से फ्लूइडिटी है तभी तो वो नीचे मोटा हुआ और ऊपर पतला हुआ। कहेंगे सिंस फ्लूइडिटी इज द properties of a liquid, so glass is known as the super
कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि वाई द ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, तो तुरंत जवाब दीजिएगा ड्यू टू द फ्लूडिटी, उसमें फ्लूडिटी होती है, एंड द फ्लूडिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द old glass pan that becomes thicker at the bottom and thinner at the top, and this phenomenon shows the fluidity of the glass molecules and hence it is known as the super cooled liquid। ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अच्छा चलिए, एक ऑब्जर्वेशन और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो पुराना ग्लास होता है, ओल्ड ग्लास बिकम्स मिल्की। जो पुराने घर में आईने होते हैं वो धुंधला हो जाते हैं, वो धुंधले हो जाते हैं, और ख़ास करके जो बाथरूम में ग्लास लगा होता है, बाथरूम में अगर कहीं बेसिन, वॉश बेसिन है, उसके ऊपर आईना शीशा लगा हुआ है, तो देखिएगा वो जल्दी धुंधला हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, पहले सुन लीजिए कि जो भी ग्लास है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है, उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन दो कारण है उसका, लेकिन जब ग्लास में दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात में टेम्परेचर घट जाता है, तो टेम्परेचर के इनबैलेंस के कारण उसके गैस के उसके मॉलिक्यूल्स में फ्लूडिटी होती है। और दूसरा कि हवा से वो मॉइस्चर से पानी लेता है। जितने भी ग्लास होते हैं वो सारे के सारे ग्लास सिलिकेट्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, और सिलिकेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो वो चाहे ग्लास कितना भी अच्छे क्वालिटी का क्यों ना हो, अगर घर में रखा हुआ है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब करेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, और जहाँ जहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा वहाँ वहाँ वो धुंधला हो जाएगा। और इसीलिए ग्लास की यह प्रवृत्ति हुई, वह उसका नेचर है, वह उसकी प्रकृति है कि वो धुंधला होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों न रखा जाए, धुंधला होना उसका नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ग्लास धुंधला होगा, ये आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ, ग्लासेस आर, glass is actually the silicates of metals, and silicates have tendency to absorb water of crystallization, क्लियर हुआ? wherever the glass absorbs water of crystallization, it becomes crystalline solid, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड मिल्की, और वो धुंधला हो जाता है। तो ग्लास चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, मैंने पहले ही कहा कि जो पानी जहाँ वाटर का सोर्स होता है वहाँ अगर ग्लास रखा हुआ तो वो जल्दी धुंधला होगा मुकाबले किसी ड्राई प्लेस पे रखे हुए ग्लास के। तो लेकिन वो ड्राई प्लेस पे जो रखा हुआ ग्लास वो भी धुंधला होगा, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको तो धुंधला होना ही होना है। आप लोग देखे होंगे, आप तो बच्चे अब नए ज़माने के बच्चे हैं, हम लोग के समय में होता क्या था कि छोटा छोटा आईना घर में होता था, आज भी छोटा आईना होता है, लेकिन हम लोग उस आईने को धूप जब उस पर पड़ती तो चमकता, तो दूसरे के आँख पर उसको चमका के उसको परेशान करते थे। तो माँ कहती थी कि ऐसा नहीं करो, ये ग्लास ख़राब हो जाएगा।
तो आज समझ में आया जब पढ़ा सॉलिड स्टेट कि वो ग्लास खराब कैसे हो जाता है, धुंधला कैसे हो जाता है। तो धुंधला होने का कारण था कि उस पर जब धूप पड़ेगी तो लाइट जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से उसके मॉलिक्यूल्स में हलचल होगी, और हलचल होने से जहाँ जहाँ रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा वहाँ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होगा वो धुंधला हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। तो माँ लोग पहले समझती थी कि धूप पड़ने से वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ग्लास ख़राब हो जाएगा। कहा जाता है कि रात में शीशा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मुंह पर छाया पड़ जाएगा। वैसे मुंह पर छाया नहीं पड़ता है, रात में तो देखेंगे तो आप उस पर टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च के हीट से उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा और फिर से वो धुंधला हो जाएगा। तो ग्लास धुंधला ना हो, वो ज़्यादा दिन तक चले, इसलिए ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए जाते थे, और आज भी वो सब बड़ा ही रिलेवेंट है। और समझ में अब आया कि असल में ऐसा क्यों कहा जाता था, इसमें क्या बातें, क्या सार छुपा हुआ है। तो ये आप भी समझ लीजिए। तो ग्लास जो है वो मिल्की क्यों हो जाता है मैंने समझाया आपको, और ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मेटल सिलिकेट्स, मेटल सिलिकेट्स जो है उसका दो फॉर्म है हमारे पास। एक ग्लास के फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा क्वार्ज के फॉर्म में पाया जाता है, क्वार्ज। मेटल सिलिकेट दो फॉर्म में पाए जाते हैं। यूं कहिए कि दोनों का कंपोजिशन बराबर होता है। जो जो चीज़ें ग्लास में होती हैं वही चीज़ें क्वार्ज में भी होती हैं, लेकिन क्वार्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। आखिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? जब दोनों एक ही चीज़ से बना है तो एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन क्यों? तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग, क्वार्ज की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो देखो, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते क्या है कि सिलिकेट्स लेते हैं प्लस बालू लेते हैं, सैंड, प्लस थोड़ा सा ब्रोकन ग्लास लेते हैं, इसको गर्म करके मेल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मेल्ट मतलब एकदम पिघला हुआ, हम उसके मिक्सचर को पिघला देते हैं एकदम से। और जब इसमें यहाँ दो बातें होती हैं, सडन कूलिंग, एकाएक जब उसको ठंडा कर दिया जाता है, सडन कूलिंग, तब आपको मिलता है ग्लास। जब उसको एकाएक ठंडा कर दीजिएगा तो ग्लास मिलेगा। और इसको जब स्लो कूलिंग, जब इसको धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा तो आपको मिलता है क्वार्ज। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि स्कूल के ग्राउंड में सारे बच्चे, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब घूम रहे हैं। अभी घंटी नहीं बजी है क्लास में जाने की, तो सब लोग घूम रहे हैं। असेंबली की घंटी बज गई और हेड मास्टर का, प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट हुआ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू बी इन द क्यू विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड्स। तो कह दिया कि 10 सेकेंड में सारे बच्चों को लाइन में खड़ा हो जाना है। ठीक है, बड़ा जल्दी खड़ा होना है। तो जो बच्चे जहाँ रहेंगे, जहाँ जो नज़दीक लाइन मिलेगा वहीं खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद जब लाइन बन जाएगा तो आप ढूंढेंगे एक लाइन में, तो वहाँ छोटा बड़ा बच्चा कहीं कहीं खड़ा हो चुका है, पहला दूसरा, कि एक ही लाइन में 9th 10th 11th 12th सब का बच्चा खड़ा है। कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें, कोई सिस्टम नहीं है उसमें। लेकिन अगर वहीं प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट हो कि यू ऑल आर गिवन 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और 2 मिनट्स ओनली टू बी इन द क्यू, तो क्या होगा कि 11th क्लास का बच्चा अपना लाइन बनाएगा अलग, और वो हाइट के हिसाब से खड़ा होगा। 9th का अपना लाइन बनाएगा, 10th का अपना लाइन बनाएगा, 12th का अपना लाइन बनाएगा। मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा। और ठीक वही यहाँ भी होता है कि जब स्लो कूलिंग करते हैं तो अरेंजमेंट बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा रेगुलर होता है।
और उससे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। और जब एकाएक ठंडा कर देते हैं तो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड बनता है। बस इतना ही फर्क है। तो कहेंगे कि ऑन सडन कूलिंग रेगुलर अरेंजमेंट does not take place and we get amorphous solid, और हमको amorphous solid मिल जाता है। जब स्लो कूलिंग करते हैं, ऑन स्लो कूलिंग the regular arrangement of constituents takes place and we get crystalline solid, और हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाता है। और इसीलिए क्वार्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना है, और ये मैंने आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सॉलिड के बारे में बताया। सॉलिड दो तरह के हुए और उन दोनों का ये दो तरह के हुए अरेंजमेंट के बेसिस पे। और भी सॉलिड का जो दूसरे टाइप का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और वो उसके बाद इस चैप्टर शुरू होता है मेनली जब यूनिट सेल, स्पेस लैटिस वगैरह वगैरह शुरू होगा। अभी तो इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है और कौन कौन तरह के सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।